अस्सलाम डियर स्टूडेंट जी, हमने पढ़ लिया था। हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ लेते और हमने इसमें पढ़ लिया था यहाँ तक। ये एलो जो है, अगर मैं कहूँ कि जो है फोर, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने आगे सारे पढ़ा तो क्या होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स आए ना आए, क्या करना चाहिए। अब हम एलो फाइव जो है दोबारा कर लें। आवाज़ आ रही? जो है एलो फाइव ऑडिटर जो है प्रोसीजर, इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूज टू अलाउ ऑडिटर टू सेंड द कंफर्मेशन टू इट। तो ये सबसे पहले देखें कि जो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, अगर तो रीजनेबल नहीं है, पहले तो कर चले जाते हैं रीजनेबल नहीं है, आपको नहीं लग रहा रीजनेबल है, तो आप उनके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से कहें कि जनाब ये आपके जो छोटे हैं, यानी मैनेजमेंट से ऊपर जो दोस्त चार्ज, उनके बड़ों को बताएं। और अगर वो भी नहीं कर रहे, ठीक है, तो भाई आप देख लें फिर फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर को, इधर उधर से एविडेंस मिल रही है। लेकिन इस सूरत में वो क्यों नहीं कर रहे, आप इसके इम्प्लीकेशन रिपोर्ट पे देखेंगे। रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन है बाद में आते हैं। दूसरा है, अगर वो रिफ्यूजल कर रहे हो, रिफ्यूजल रीजनेबल है, जैसे कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो उसको चेक कर लें डिस्प्यूट को, और रीजनेबल है तो फिर फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर देखिए। और फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर से भी अगर जो है वो नहीं मिल रहा तो स्कोप लिमिटेशन है। ठीक है, स्कोप लिमिटेशन है तो उसका ऑडिट इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या नाम है उसका, जो है अगर रीजनेबल नहीं है और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से भी कोई एविडेंस नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप देख लें कि जनाब आपने ऊपर से दोज चार्ज विद गवर्नेंस के ऊपर जो सॉरी जो मैनेजमेंट से ऊपर दोज चार्ज विद गवर्नेंस होते हैं उनको बताया, उन्होंने भी नहीं किया, तो ये भी, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया, वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा, तो दे भी स्कोप लिमिटेशन है। लेकिन पहले वाली स्कोप लिमिटेशन बाई मैनेजमेंट नहीं है, ये स्कोप लिमिटेशन बाई द मैनेजमेंट है। कुछ देर रोकें, एक मिनट रोकिएगा, रोकिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर वो रिफ्यूज करें फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर, सॉरी रिफ्यूज करें और देखें रीजनेबल है फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर, रीजनेबल नहीं है तो भी फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर। लेकिन अगर रीजनेबल है तो ये मतलब वो सही कह रहे हैं, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाने की, ले आओ ले आओ ले आओ, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर रीजनेबल नहीं है तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के फिर भी ना हो सके तो ये फर्दर ऑर्डर प्रोसीजर परफॉर्म करें, फिर भी ना हो सके तो ये जनाब आपकी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। दोनों में फर्क, एक में स्कोप लिमिटेशन है, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। चलें जी करते हैं, मैं थोड़ा बहुत समझ आ गया, पढ़ते हैं जनाब। वो कहता है इंक्वायर रीजन ऑफ द रिफ्यूजल, अगर रिफ्यूज कर दे, इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू अलाउ to send the confirmation, the auditor shall require the reason for the refusal from the management. It may be because of the legal dispute, हमें पता है, ongoing या negotiation भी चल रही है, ना करें उनके साथ पहले काम, हम चल रहे हैं, आपकी बात भेजेंगे तो वो पक्की ना समझे। जैसे 40 लाख लेने थे और ये कह रहे हैं 40 और वो कह रहे हैं 38, ठीक है, 42 लाख लेने थे, बस ये कहते हैं यार 40 तक ले लेंगे। अगर हमने 42 पूछा, वो कहते हैं पहले 40 कह रहे हैं, 42 कह रहे हैं, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। शैल वैलिडेट द रीजन ऑफ रिफ्यूजल, वो रिफ्यूजल का रीजन देखेगा, उसको वैलिडेट करेगा क्या ये रीजनेबल है या नहीं। सबसे पहले इफ द रिफ्यूजल इज रीजनेबल, if the auditor is unable to obtain the evidence from alternate, जो है सॉरी आज को बन नहीं पा रहा अब इस, if the refusal is reasonable, auditor shall try to perform alternate order procedure, ठीक है, discuss above to obtain the evidence such as inspect the cash settlement record, बाद में मतलब जो है कुछ सेटलमेंट हो गई है ये वो, रिव्यूइंग द इनवॉइसेस और अकाउंट स्टेटमेंट, कोई भी फर्दर जो अल्टरनेट ऑर्डर प्रोसीजर होते हैं। खैर, और फिर क्या है, अब रीजनेबल तो है लेकिन गलती तो है ना, ठीक है। अब उसका देखते हैं, इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन द एविडेंस फ्रॉम द अल्टरनेट, ठीक है, तो ये स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन भी मैनेजमेंट नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। स्कोप लिमिटेशन, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ द फैक्ट इज मटेरियल और डिस्क्लेमर ऑफ, अब आप कहेंगे सर जी रीजनेबल है फिर भी क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं, जी दे रहे हैं। जैसे एक बच्चा बीमार हो जाए, बहुत पढ़ने वाला था, बीमार, क्योंकि हमें एविडेंस से होती है ना, कंसेप्ट समझे। एक बच्चा बीमार हो गया, ठीक है,
हम लाख आई कैप को कहते रहे यार पढ़ने वाला बच्चा, इसने सारे टेस्ट दिए, ये तो टेस्ट का टॉपर रहा है, इसको पास कर दे। क्या आई कैप पास कर देगा? नहीं, बिल्कुल इसी तरह से है। ठीक है, रीजनेबल है रिफ्यूजल, उनकी लड़ाई उनके साथ चल रही है, पर हमें एविडेंस नहीं मिला भाई, तो हम तो देखेंगे इम्पैक्ट। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। इफ द रिफ्यूजल इज नॉट रीजनेबल, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं चल रहा, फिर भी कहते हैं बस इस बंदे को ना भेजें, बस इस बंदे को ना भेजें। Auditor shall discuss the issue with the those charged with government and request permission to send the those charged with governance से कहें, अगर भाई नहीं कर रहा तो बाप को कहें। If the auditor is still not permitted, it will affect as follows. Implication on audit report. It will be scope limitation by the management. इसको अंडरलाइन करें, वो भी स्कोप लिमिटेशन है, ये भी स्कोप लिमिटेशन है, बार बार कह रहा हूँ, 10वीं दफा कह रहा हूँ, लेकिन ये स्कोप लिमिटेशन बाय द मैनेजमेंट है। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस कौन से वाली? क्वालिफाइड ओपिनियन इफ द फैक्ट इज मटेरियल और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इसके और बड़े इंपैक्ट निकलते हैं। अदर इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट, स्कोप लिमिटेशन भी मैनेजमेंट है या स्कोप लिमिटेशन सिंपल है, दोनों का इंपैक्ट भी, फैक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड और परवेसिव है तो जो है डिस्क्लेमर, ये तो हो गया। इस लेकिन चूंकि मैनेजमेंट भी नहीं वो दे रही और जो है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस भी इजाजत नहीं दे रहे, तो ऑडिटर शैल रीइवैल्यूएट द इंटेग्रिटी एंड शैल consequently revise the risk of material misstatement as the unreasonable refusal might signal increase the risk of, कोई फ्रॉड तो नहीं है, इनको क्यों नहीं भेजने दे रहा, कहीं फेक डेटर तो नहीं है। ओके, ऑडिटर मस्ट रिवाइज नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, बढ़ जाएंगे, रिस्क बढ़ जाए तो प्रोसीजर भी बढ़ जाएंगे। इफ द ऑडिटर हैज सीरियस कंसर्न अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, सारे चोर हैं, मैनेजमेंट भी और ऊपर भी सारे चोर हैं। आल्सो मे कंसीडर विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट, देखो यार छोड़ दो, ये स्कोप लिमिटेशन है, बहुत बड़ी स्कोप लिमिटेशन है और सारे मिले हुए, बाकी जगहों पे भी रोला होगा, मेरा नाम ना खराब हो जाए तो ऑडिटर शायद भाग जाएगा। लें जी, प्रिपरेशन ऑफ द समरी एंड रीचिंग ए कंक्लूजन। मैंने आपको बताया जब भी आती है सारी चीज़ों को उठा के, ठीक है, आप कह रहे होंगे चाय कॉफ़ी और वो पानी मिला के पिए जा रहे, बस ऐसा ही। प्रिपरेशन ऑफ द समरी एंड रीचिंग बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द सैंपल, काफ़ी सारे आगे जो है एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऑडिटर शुड ड्रा कंक्लूजन लाइक about likely misstatement in population and should determine whether the misstatement as material, ठीक है, क्योंकि हमने सैंपल लिए थे, सैंपल में से भेजे एक्सटर्नल कंफर्मेशन, उनमें से कुछ रिप्लाईज आए हैं, अब उसकी समरी बना रहे हैं। समरी क्यों बनाते हैं? जिंदगी में याद रखें, जब भी पार्टनर के पास कोई चीज़ लेके जाए समरी में लेके जाए, ढेर सारी चीज़ें लेके जाएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी जो है सारी कंफर्मेशन ले जाएंगे, उन्होंने आपको चपेटे मारनी है, उन्होंने भाई ये क्या लेके आए हो, मुझे बताओ, समरी लेके आओ, तो ये वो समरी है, ठीक है। लेकिन आपने कोई सैंपल लिया था, अब सैंपल को प्रोजेक्ट करती है पॉपुलेशन पे, तो इनमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 समरी, अगर कोई आपके पास जो है काफ़ी सारी आए तो आपने समरी कैसे बनानी है जी, पढ़ते हैं समरी। सपोज अ सैंपल अमाउंटिंग टू कितना 579 500, इतने का हमने सैंपल लिया, ठीक है, ये टोटल हो गया। और पॉपुलेशन कितनी थी 12,48,900 में से 5,79,500 का सैंपल लिया हमने। अब जो वो सैंपल लिया और उनको कंफर्मेशन भेजी, अब उनका रिजल्ट देखिएगा। पहला रिप्लाई रिसीव्ड एंड एग्री 4,65,600, ओके। एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड एंड रिकंसाइल्ड कितना, कुछ जो है वो एक्सेप्शन हुई थी, एक्सेप्शन से आपको मुराद है डिसएग्रीमेंट, ओके, वो आइडेंटिफाई हुई थी, लेकिन जब रिकंसिलेशन बनी पता कुछ कैश इन ट्रांजिट है, कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है, वो 56,400 की। फिर रिप्लाई तो नहीं आए, नॉन रिप्लाईज, रिप्लाई तो नहीं आए, लेकिन आपने ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए तो 43,200 की आपको जो है वो क्या मिल गई, जो है वो भी रिजॉल्व हो गया। एक्सेप्शन आई बट अब भी रिजॉल्व नहीं हुई, मिस स्टेटमेंट है, कितनी 14,300। अब बताएं कितने भेजे थे 14,300, सॉरी मिस स्टेटमेंट है कितने में से 579,500 में से। अगर 579,500 में 14,300 है तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने होंगे 12,48,900। क्लियर हो गया,
कुछ इस तरह का फार्मूला लगना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, चले आए देखते हैं जी। तो ये हमने देखा, हमने एक सैंपल लिया 579 का, उसमें से मिस स्टेटमेंट 14300 की है। तो ये बताएं 1248,900 में से कितने की मिस स्टेटमेंट होगी। आए ज़रा देखते हैं, बिल्कुल उसने वैसा ही फार्मूला किया है और वो 30,818 निकलता है। इसका मतलब है अगर 579 में से इतने की हैं तो 1248 में से इतने की मिस स्टेटमेंट आएगी। अब ये जो 30,800 है इसको मटीरियलिटी के साथ करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर ये कम है, कौन से वाला, हमारी मटेरियलिटी है समझ लें 45,000। ठीक है, और ये क्या है, ये कम है। ठीक है, तो हम कहेंगे भी सही भाई ओके है, ये तो इमटेरियल है। लेकिन इसको किस में ऐड कर देंगे, इस 14,300 को कमुलेटिव एरर शेड्यूल में ज़रूर डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, जो है ऑडिटर शुड कंपेयर दिस फिगर, ये 30,000। ठीक है, टू रीच द कंक्लूजन इफ मटेरियल दिस स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा कुछ जो है वो कहते हैं हमें सही वाली गलती मिली है, ये वाली कमुलेटिव एरर शेड्यूल में हमें गलती तो मिल गई। कुछ कहते हैं नहीं ये डाल दें, ताकि देखें 579 में तो इतनी मिस्टेक है, लेकिन हमारे सैंपल के मुताबिक फिर 42 में से इतनी हो सकती है ना, तो हम 42 48 900 को ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो जो है वो 30,818 को कम्युलेटिव एरर शेड्यूल में दोनों से चलते हैं, लेकिन ज्यादा 30,818 वाला होता है कि हमने चूंकि 42 48 900 को ठीक बोला है तो इसको कम्युलेटिव एरर शेड्यूल में डाल दें। क्यों डालते हैं कम्युलेटिव एरर शेड्यूल में, वो हमें हमें पहले पता है। तो इस तरह से अब ये है एक्चुअल मिस स्टेटमेंट, ये था सैंपल, और ये जो निकली है ना, ये इस पॉपुलेशन में 12,48,900 में ये वाली जो निकली है 30,818, ये प्रोजेक्टिव मिस स्टेटमेंट है, एक्चुअल नहीं। आगे चलें, लें जी। अब वो कहता है अगर बैंक कंफर्मेशन भेजे या लीगल कंफर्मेशन लेटर भेजे, तो पहले उसने बैंक कंफर्मेशन लेटर का लिखा हुआ है और उसके बाद फिर जनाब लीगल कंफर्मेशन। पहले लीगल का पढ़ लेते हैं। वो कहता है लिस्ट ऑफ लिटिगेशन उससे पूछे कितनी कितनी है, एंड क्लेम्स पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। ठीक है, जो लायर को पता है। फिर कौन से वाला, असेसमेंट ऑफ द, ठीक है, आउटकम्स ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम, भाई क्या हो सकता है अगर तुम हारने वाले हैं और पक्का पता है प्रोविजन, अगर कोई दूर दूर तक है कंटीजेंसी। फिर एस्टिमेटेड ऑफ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, क्या हो सकता है, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तीन चार चीजें हम किससे, लीगल में पूछते हैं। आते हैं बैंक में, बैंक में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि लोन भी होते हैं, चार्ज भी होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी भी होती है, बाज दफा आपके जो कुछ अकाउंट्स होते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन होती है, एफबीआर वगैरह लगाते हैं जी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नॉट बी रिक्वेस्टेड, जो है बैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरड्यू लोन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटीजेंट लाइबिलिटीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो चार तरह की इंफॉर्मेशन पूछती है। पहली पहली है बैंक अकाउंट की, फुल टाइटल उस बैंक का, अकाउंट नंबर ऑफ द ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन द नेम ऑफ क्लाइंट along with the balance आर देयर, सारा कुछ और उसका बैलेंस। फॉर ऑल अकाउंट्स क्लोज ड्यूरिंग द पीरियड, फुल टाइटल एंड डेट ऑफ द क्लोजर। ठीक है, सेपरेट अमाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड और चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड, जितना इंटरेस्ट हुआ हर एक पे, ठीक है, आपने चार्ज किया इस अकाउंट से, बताएं। डिटेल ऑफ अनपेड इंटरेस्ट बैंक चार्ज, ताकि लाइबिलिटी बुक करें। ये एक्सपेंस के लिए होगा, शायद ये लाइबिलिटी के लिए। इफ देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैंक अकाउंट, एफबीआर वाले आए, उन्होंने कहा इसको इस अकाउंट में से पैसे ना निकालने देना, रिस्ट्रिक्शन और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, एफबीआर की है, सीसीपी की है, किसी और इदारे की है, क्या क्यों रिस्ट्रिक्शन है। आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओवरड्यू, ओवरड्राफ्ट और लोन, डिटेल ऑफ द ओवरड्राफ्ट लोन, लोन कितने हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस कितना है, क्या हिसाब किताब है, सारी डिटेल। ठीक है, ले जी। डिटेल ऑफ एनी एसेट हेल्ड एज ए सिक्योरिटी बाय द बैंक इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ लियन या चार्ज, प्लेज है, मॉर्गेज है, क्या नाम है उसका, टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ मार्कअप, कब देना है, कैसे। अच्छा, रीपेमेंट शेड्यूल और डेट कॉवेनेंट, शर्तें, शर्तें, डेट टू इक्विटी रेशियो इतनी होनी चाहिए, ये वो, इनको डेट कॉवेनेंट कहते हैं, आपको पहले पता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटीजेंट लायबिलिटी, डिटेल ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटी, कोई गारंटी है, कोई लेटर ऑफ क्रेडिट है, गारंटी। बाज दफा आपने बैंक से कुछ अमाउंट की कहीं पे गारंटी जमा कराई होती है, लाइक गवर्नमेंट वगैरह को, पैसे तो आपके पास होते हैं लेकिन वो होते, और लेटर ऑफ क्रेडिट, पैसे तो आपके पास पड़े हुए हैं लेकिन वो बैंक ने अलहदा करके लिख रही हो क्योंकि आपने कोई इंपोर्ट करना है, लिहाजा वो पैसे तो पड़े हुए हैं लेकिन
वो जैसे इंपोर्ट कंप्लीट होगी, अपने टैक्स में पढ़ा था, और जो जीडी वगैरह बनेगी उसी दिन वो बन जाएगा, क्या नाम है उसका, जो है वो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकते हैं, लिस्ट ऑफ अदर बैंक कोई और आपको पता हो, ठीक है, ब्रांच ऑफ योर बैंक, आपकी ब्रांच के अलावा कहीं और, ठीक है, वेयर यू आर अवेयर द रिलेशनशिप ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट बाय द कंपनी, कोई और किसी बैंक में, मतलब एचबीएल से पूछ रहे हैं, यूबीएल के अकाउंट या फैसल बैंक का अकाउंट का कोई है आपको पता, या किसी और बैंक का, तो वो भी बता दें। लें जी, तो ये हमारा आखिर पे आता है जनाब, फॉर्मेट ऑफ डेटर्स कंफर्मेशन लेटर, ठीक है, और ये कंफर्मेशन लेटर को एक दफ़ा आपने ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना, ठीक है। तो हमारे टीचर ये कहा करते थे कि ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ना है, लेकिन ज़िंदगी का कोई पता नहीं, लिहाजा इसको आपने पढ़ लेना है, फ़िज़्क़ाल बन जाफ़र साहब। तो आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट। बस इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लेंगे, वो आपने कर लेने हैं। लीजिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, पर बस जो है इसके लिए इतना ही। अगर फर्दर आपको कोई लेक्चर रिकॉर्ड वगैरह करवाना होगा तो आपको बता देंगे। जज़ाकल्लाह।